हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने 1 to 10 क्वेश्चन किया था एक्सरसाइज का। एससी वर्मा चैप्टर नंबर 5 का 1 to 10 क्वेश्चन कर लिया था हम लोगों ने। ठीक है, आज हम लोग 11 to 20 करेंगे, मतलब 10-10 क्वेश्चन का सेट में मैंने डिवाइड किया है और मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो लेट्स डू क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20। एससी वर्मा वॉल्यूम 1 चैप्टर नंबर 5 न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये देखिए 11वां क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, पढ़ो पहले। ए स्मॉल ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अनदर ब्लॉक ए ऑफ मास 5 kg। ए स्मॉल ब्लॉक बी इज प्लेस्ड ऑन अनदर ब्लॉक ए ऑफ मास 5 kg। मास जो इसका है 5 kg है। ठीक, अच्छा, लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। Initially, block B is near the right end of the block A. Constant horizontal force of 10 Newton is applied on the block. All the surfaces are frictionless. Find the time elapsed. Elapsed ना past. Time कितना बीता. Time elapsed before block B separate from block A. ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। हर जगह आपको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। फ्रिक्शनलेस है, कहीं फ्रिक्शन नहीं है, ना तो यहाँ फ्रिक्शन है ना यहाँ फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन अभी पढ़े ही नहीं हम लोग, तो फ्रिक्शन रहेगा नहीं इस चैप्टर में, कहीं कोई फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लो। ए का भी ड्रॉ करो और बी का भी ड्रॉ करो। ए का भी ड्रॉ करो और बी का भी ड्रॉ करो। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। कोई ट्रिक नहीं लगाना है, पहले लर्न करना है आपको। दिस इज ब्लॉक ए। ठीक, एंड सपोज वी हैव ब्लॉक बी ओवर हियर। ठीक है, क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। दोनों ही ब्लॉक अर्थ के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। 5G हो गया और ब्लॉक बी का मास नहीं दिया हुआ, मान लो m है, ये क्या हो जाएगा mg। और ब्लॉक बी किसके साथ इंटरैक्ट कर रहा है, दोनों ही ब्लॉक अर्थ के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, तो ये हम लोग फोर्स ड्रॉ कर दिए। ठीक है, ब्लॉक बी और किसके साथ इंटरैक्ट कर रहा है, ब्लॉक बी देखो ब्लॉक ए के कांटेक्ट में है। ब्लॉक ए क्या कर रहा है, ब्लॉक ए जो है ब्लॉक बी के मोशन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंस्ट्रेन कर रहा है, मतलब रोक रहा है। कैसे रोक रहा है, बाय अप्लाइंग ए नॉर्मल रिएक्शन इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो हु अप्लाइज दिस नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन किसने लगाया, ब्लॉक ए ने लगाया। यही नॉर्मल रिएक्शन लगा के वो ब्लॉक ए के मोशन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में रोक रहे हैं। हम ऐसे खड़े हैं, ठीक है, अब नीचे सरफेस है, सरफेस क्या कर रहा है, सरफेस जो है मेरे मोशन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंस्ट्रेन कर रहा है। हमारे ऊपर mg फोर्स लग रहा है। ठीक है, हमारे ऊपर mg फोर्स लग रहा है, तो उस mg फोर्स के एक्शन के अंदर हम लोग g एक्सेलरेशन से नीचे जा सकते हैं, लेकिन नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जो नीचे का सरफेस जिसमें हम खड़े हैं वो एक नॉर्मल रिएक्शन हमारे ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है, और वो नॉर्मल रिएक्शन लगा के हमारे मोशन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंस्ट्रेन कर रहा है। ऐसे ही ब्लॉक ए जो है ब्लॉक बी पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, और ये नॉर्मल रिएक्शन लगा के ब्लॉक बी का मोशन जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंस्ट्रेन कर रहा है। सो हु अप्लाइज दिस नॉर्मल रिएक्शन ऑन बी, ब्लॉक ए। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अगर ब्लॉक ए ब्लॉक बी पे एन फोर्स लगाता है, तो ब्लॉक बी भी उसको छोड़ेगा नहीं, वो भी एक एन फोर्स लगाएगा, विच विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट एक्शन रिएक्शन फोर्सेस, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। ठीक है, जहां भी इस तरह एक ही सिस्टम के अंदर दोनों एजेंट हो एक्शन रिएक्शन वाले, तो ड्रा कर दिया करो इमीडिएटली। ठीक है, तो ब्लॉक बी का इंटरेक्शन तो यही है, अर्थ के साथ इंटरेक्ट कर रहा है थ्रू ए फील्ड फोर्स विच इज mg। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है वो, एक्शन एट ए डिस्टेंस वाला केस है, फील्ड फोर्स। और एक इंटरेक्शन उसका ब्लॉक ए से है, जो कि उस पर एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगा रहा है। क्योंकि ब्लॉक ए इस पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगा रहा है, तो ब्लॉक बी भी उसको छोड़ता नहीं है, वो भी एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, इक्वल एंड ऑपोजिट। ठीक है, अगर ये ऊपर है तो ये रिएक्शन नीचे होगा। किसी को भी एक्शन किसी को भी रिएक्शन बोल सकते हो, इसमें किसी को भी एक्शन और किसी को भी रिएक्शन आप बोल सकते हो। ठीक है, ओके, तो ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गया। ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गया। ब्लॉक ए पे आते हैं। ब्लॉक ए और किससे इंटरेक्ट कर रहा है, एक तो अर्थ के साथ कर रहा है, एक ब्लॉक बी के साथ कर रहा है, तो ब्लॉक बी से जो इंटरेक्शन वो हमने दिखा दिया। और ब्लॉक ए किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इस सरफेस के साथ कर रहा है। ये सरफेस क्या करेगा, सरफेस जो है
ब्लॉक ए का मोशन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंस्ट्रेन कर रहा है। कैसे? बाय अप्लाइंग ए नॉर्मल रिएक्शन आर। चूंकि एन यूज कर लिए हैं तो आर लगा दिया जाए। ये आर कौन लगा रहा है? ये सरफेस लगा रहा है। तो ब्लॉक ए भी जो है सरफेस पे एक आर फोर्स लगाएगा। इसका हालांकि जरूरत नहीं है, बट समझने के लिए ड्रा कर दिया। तो ब्लॉक ए अर्थ के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, 5G फोर्स दिखा दिया। ब्लॉक बी के साथ कर रहा है, एन दिखा दिया। ब्लॉक सरफेस के साथ कर रहा है, आर दिखा दिया। और किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है? वो एक्सटर्नल एजेंसी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है जो 10 न्यूटन फोर्स उस पर लगा रहा है। वो एक एक्सटर्नल एजेंसी, कोई बाहर का आदमी है, बाहर का एजेंसी है, वो एजेंसी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो उस पर फोर्स लगा रहा है। कितना फोर्स लगा रहा है? 10 न्यूटन का। ठीक। फ्री बॉडी डायग्राम काफी कुछ देखो क्लियर कर रहा है। फ्री बॉडी डायग्राम अगर ऑब्जर्वर हम लोग बाहर लेते हैं तो उसका ऑब्जर्वेशन जो है न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग वैलिड होगा। मतलब न्यूटन सेकेंड लॉ जो प्रेडिक्ट करेगा वही ऑब्जर्वेशन इसका होगा। ठीक है। अगर ऑब्जर्वर हम लोग बाहर लेते हैं तो ही विल बी इनर्शियल ऑब्जर्वर। इनर्शियल ऑब्जर्वर का ऑब्जर्वेशन जो है न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग कोरिलेट हो जाता है फोर्स के साथ। ठीक है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ जो चीज बता रहा है वही ऑब्जर्वेशन इसका ऑब्जर्वर का होगा कि इनर्शियल है, बाहर खड़ा है। ठीक। अब न्यूटन सेकेंड लॉ बहुत क्लियरली बता रहा है कि इस पे कोई भी फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है। इस पे कोई भी फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है, ये बहुत क्लियर बता रहा है। न्यूटन सेकेंड लॉ इज मेकिंग वेरी क्लियर कि दिस बी ब्लॉक हैज गॉट नो फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। इसका मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन 0 है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है। तो अगर ब्लॉक भी रेस्ट पे है, ठीक है, तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, वो मोशन में नहीं आएगा। मोशन में आने के लिए एक्सेलरेशन की जरूरत है। ठीक है। सो ये ब्लॉक बी इज एट रेस्ट अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर। According to this observer, if block B is at rest, then it will remain at rest because for coming into motion it need to accelerate. कोई लेकिन फोर्स इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग नहीं रहा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स लग नहीं रहा, तो ये वहीं पे खड़ा रहे, वहीं पे रहेगा। अच्छा, अगर ब्लॉक ए का बात करें तो ऑफकोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में आपका ये जो सब इक्वेशन है, नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन विल बी 0। लेकिन एक फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में। अगर हम लोग ये ड्रा कर दें कोऑर्डिनेट सिस्टम, so you have a net force acting in x direction. What is that? 10 न्यूटन। ए के केस में एक नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, एक नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। वो फोर्स क्या है? 10 न्यूटन है। सो दिस 10 न्यूटन will be equal to mass into acceleration of the first block, A block. मास ऑफ ब्लॉक ए क्या दिया हुआ है जी? देना चाहिए 5 kg। 5 into A, इसका मतलब है एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कहने का मतलब ये है कि ब्लॉक बी रेस्ट पे रहेगा, ब्लॉक ए मूव करेगा। ब्लॉक ए जो है मूव कर जाएगा, ब्लॉक बी नहीं मूव करेगा। ब्लॉक बी जो है मूव नहीं करेगा, ब्लॉक ए मूव कर जाएगा। आपको एग्जांपल देके बताते हैं, हालांकि फ्रिक्शनलेस है, जैसे ये बच्चा लोग का खिलौना है। ठीक है, ये देखो ये हमारे किंडल का वो है, ये थोड़ा सा ना ऐसे रखो, ये ब्लॉक बी है, ये ब्लॉक ए है। अब इसमें फ्रिक्शन है, लेकिन तो उतना बढ़िया एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाएगा। अब हम क्या करें, ये हमारा ब्लॉक ए है, ये हमारा ब्लॉक बी है, ये ब्लॉक बी है और ये हमारा ब्लॉक ए है, और इसको हमने एक छोर पे रख दिया। ठीक, अब हम क्या करें, हम किसको पकड़े हुए हैं? हम ये किंडल को पकड़े हुए हैं, जो अमेजोन वाला किंडल है। ठीक है, इसको पकड़े हुए हैं। ठीक, अब ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, ये ब्लॉक ए है। अब हम क्या करें, ब्लॉक ए पे फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, ब्लॉक ए पे फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, हालांकि ये आइडियल केस नहीं है क्योंकि इसमें अच्छा खासा फ्रिक्शन है, पर फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया तो लग जाएगा। अब मान लो हम 10 कुछ फोर्स से इसको पुल कर देते हैं किंडल को, ऐसे देखो वो वहीं रह गया, ये जो है यहीं रह गया ना जी। ये हमारा ब्लॉक बी है, ये वाला, और ये किंडल हमारा ब्लॉक ए है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, किंडल को हम लोग पुल कर रहे हैं। कितना फोर्स है? 10 न्यूटन फोर्स से। तब ऑफकोर्स 10 न्यूटन वो एग्जाम्पल में है,
बट हमको पता नहीं हम कितना फोर्स इसको पुल कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम मान लो फोर्स से पुल कर रहे हैं। तो चूंकि ब्लॉक बी पे कोई भी फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं लग रहा है, ब्लॉक बी वहीं रह जाएगा और एक हिस्सा के आगे आ जाएगा। देखो दिखा, गिर गया है ना, हॉरिजॉन्टल में ट्रेवल नहीं किया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई ट्रेवलिंग नहीं है, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में ऑफ कोर्स वो नीचे का सरफेस हट गया तो नीचे गिर ही जाएगा mg फोर्स की वजह से। बात समझ में आ रहा है आपको? है कोई दिक्कत हो आप हमेशा ही पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ब्लॉक बी विल रिमेन देयर, ठीक है, एंड ब्लॉक ए विल मूव, ब्लॉक ए विल मूव। फाइंड द टाइम इलैप्स्ड बिफोर ब्लॉक बी सेपरेट्स फ्रॉम ब्लॉक ए। तो ये जब ये 20 सेंटीमीटर का चूंकि लंबाई है, तो ये जब 20 सेंटीमीटर ट्रेवल कर जाएगा तो ब्लॉक बी डिटैच हो जाएगा उससे, क्योंकि इसका भी दिया नहीं है ना हमें लेंथ। अब मान के चल रहे हैं पॉइंट मास की तरह है, पॉइंट मास की तरह है, नहीं तो ये जुड़ना चाहिए था 20 और ये वाला डिस्टेंस है ब्लॉक बी का जो लेंथ है, ठीक है, पर यहाँ 20 ही मान के चलो। अब ब्लॉक ए 20 सेंटीमीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लेगा? ब्लॉक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ब्लॉक ए जो है 20 सेंटीमीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा? एक्सेलरेशन इज 2 हाफ ए टी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 और 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर, ठीक, यानी टी इज अंडर रूट 0.2, इतना सेकंड लगेगा, 0.447 सेकंड। कैमा क्वेश्चन है ये? अच्छा 11वां है। ठीक है, 0.45 सेकंड लिखा है अप्रोक्सीमेशन में, वो 7 है तो राउंड ऑफ हो जाएगा ना 0.45 सेकंड, ठीक है। समझ में आ रहा है जी? क्लियर है? ये क्लियर है आपको? इसको तुम चाहो तो सूडो फोर्स लगा के भी कर सकते हो, पर जरूरत नहीं है ऐसे, बट बता देते हैं। हमारा तो देखो काम है सिखाना, आप बाकी देखना कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि सूडो फोर्स भी यहाँ लग सकता है तो उसको लगा के भी एक बार देख लेते हैं। सूडो फोर्स लगाने के लिए सब ऊपर वाला मिटा देते हैं, क्या अलग से डायग्राम बनाएंगे, इसी में कर देते हैं। देखो एक और अप्रोच हो सकता है, वो आपसे हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी क्या था ना, ऑब्जर्वर हमने बाहर लिया था, वो इनर्शियल ऑब्जर्वर था। एक ऐसा भी हो सकता है कि हम ऑब्जर्वर यहां ले लें। अब इस ऑब्जर्वर का क्या ऑब्जर्वेशन होगा? क्योंकि ये ऑब्जर्वर ए के फ्रेम में है, क्योंकि ये ऑब्जर्वर ब्लॉक ए के ऊपर है, ब्लॉक ए के ऊपर खड़ा है, तो वो ब्लॉक ए का सारा मोशन को इनहेरिट करेगा। जैसे हम लोग अर्थ पे होते हैं, अर्थ का सारा मोशन इनहेरिट करते हैं, ठीक है। अर्थ का रोटेशन भी इनहेरिट करते हैं, अर्थ का रिवोल्यूशन भी इनहेरिट करते हैं। हम लोग भी एक चक्कर लगा लेते हैं, एक 2 पाई रेडियन घूम जाते हैं तुम्हारा एक दिन में, और एक साल में हम लोग भी सन का एक चक्कर लगा लेते हैं। हम लोग अर्थ का मोशन को इनहेरिट करते हैं, और ये एक सत्य है कि जो ऑब्जर्वर जिस फ्रेम में होता है उसके सारे मोशन को इनहेरिट करता है, और चूंकि वो उसके सारे मोशन को इनहेरिट करता है इसलिए कभी वो उसको मूव करता हुआ नहीं देखता है। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, लेकिन बार बार मैं बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये थोड़ा सा बैठ जाए, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वर चूंकि ए के फ्रेम में है तो ए का सारा मोशन इनहेरिट करेगा, ए का सारा मोशन इनहेरिट करेगा, ए का सारा मोशन को इनहेरिट करेगा, और चूंकि वो ए का सारा मोशन को इनहेरिट करेगा इसलिए ये ए को रेस्ट पे पाएगा। इसका इस ऑब्जर्वर का ऑब्जर्वेशन देखो तो ये ऑब्जर्वर जो है ए को रेस्ट पे पाएगा, ए को रेस्ट पे पाएगा, ठीक है, ए को वो रेस्ट पे पाएगा। Whereas this observer, ये ऑब्जर्वेशन का एक अलग ही ऑब्जर्वेशन था। ये ऑब्जर्वर जो था वो ए को मोशन में देख रहा था, बी को रेस्ट पे देख रहा था। लेकिन अगर इसको O1 बोलते हैं तो O1 वाज इनर्शियल और O2 जो एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है। तो एक और सवाल को O2 के अकॉर्डिंग करते हैं। O2 एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर इसलिए नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है कि पूरा सिस्टम जो ए है वो ए कुछ एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा,
ठीक है, मतलब ए इज एक्सीलरेटेड फ्रेम, ए इज एक्सीलरेटेड फ्रेम, हालांकि वो एक्सीलरेशन O1 देख पाएगा, O2 नहीं देख पाएगा। तो अगर हम लोग O2 के ऑब्जर्वेशन को कोरिलेट करते हैं फोर्स के साथ, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? उस केस में आपको, चूंकि O2 नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर है, चूंकि O2 नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर है, इसलिए आपको ए और बी दोनों के फ्री बॉडी डायग्राम में एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। अगर आप O2 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करना चाहते हैं, तो O2 चूंकि नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर है, तो आपको एक जो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करेंगे ए और बी का, अगर दोनों का ही इक्वेशन लिखना चाहते हैं O2 के अकॉर्डिंग, तो O2 का ऑब्जर्वेशन क्या? O2 का ऑब्जर्वेशन कि ए तो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो अगर आप दोनों का ही इक्वेशन O2 के अकॉर्डिंग लिखना चाहते हैं, तो आपको इनके फ्री बॉडी डायग्राम में यू हैव टू डू अ स्मॉल मॉडिफिकेशन, एंड दैट मॉडिफिकेशन विल बी इन टर्म्स ऑफ सूडो फोर्स। आप फिर से फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर सकते हैं। ये आपका बी हो गया और ये ए हो गया। बाकी जो फोर्सेस लग रहे हैं वो लगते ही रहेंगे, बाकी जो फोर्सेस लग रहे हैं वो लगते रहेंगे, जैसे हमने ड्रा किया था। क्या कितना था जी? ये तुम्हारा 5 kg का था ना, 5 kg का, 5G, ये इसका मास नहीं पता है, mg मान लो, ठीक। और क्या क्या और फोर्सेस था? ये R था, ये नॉर्मल रिएक्शन था, ये नॉर्मल रिएक्शन ए लगा रहा था, तो ये भी एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा। तो बी का तो फ्री बॉडी अब ये हो गया रियल फोर्सेस का, और एक एक्सटर्नल एजेंसी है जो उस पर 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। अब मान लो ए का एक्सेलरेशन स्मॉल ए है। अब देखो, आप अगर O2 का ऑब्जर्वेशन को कोरिलेट करना चाहेंगे, तो आपको O2 के ऑब्जर्वेशन को कोरिलेट करने के लिए आप इनको फ्री बॉडी डायग्राम में सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। सूडो फोर्स क्या होता है? सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होता है, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी यू आर ऑब्जर्विंग इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर। क्योंकि O2 जो है ए के फ्रेम में है और ए आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो ए पे अगर आप ए पे सूडो फोर्स लगाएंगे, तो ए पे सूडो फोर्स क्या होगा? ए पे सूडो फोर्स, पहले सूडो फोर्स का डायरेक्शन जो होगा, इट विल बी ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर। फ्रेम ऑफ नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन क्या है? स्मॉल ए है, क्योंकि ए ही ब्लॉक है जिसके ऊपर खड़ा है, तो फ्रेम ऑफ O2 का जो एक्सेलरेशन है वो स्मॉल ए है। तो अगर ए पे सूडो फोर्स लगाएंगे, दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर। और डायरेक्शन क्या होगा? जो O2 का फ्रेम जिधर एक्सेलरेट कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। ऐसे बी पे लगा लो, बी का मास मान लो m है, तो उस पर एक सूडो फोर्स लगा लो, दैट सूडो फोर्स विल बी इक्वल टू m है, ठीक। दैट सूडो फोर्स विल बी इक्वल टू m है। अब O2 का क्या ऑब्जर्वेशन होगा? O2 जो है ए को इक्विलिब्रियम में पा रहा है, ए को इक्विलिब्रियम में पा रहा है, ठीक है। तो आप इसका इक्वेशन लिख सकते हो, कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लीजिए, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज 0 एंड नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन 0। नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन 0 का मतलब क्या होगा? R माइनस 5G माइनस n इक्वल टू 0। ये इक्वेशन उतने काम का नहीं है। एंड नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज ऑल्सो 0। 10 इज द नेट फोर्स इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड 5A इज द नेट फोर्स इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0। तभी इक्विलिब्रियम में होगा ना, क्योंकि O2 जो है ए पे खड़ा है, तो ए का मोशन को इनहेरिट कर रहा है, इसलिए वो ए को एक्सेलरेट होता हुआ नहीं देख रहा, वो इक्विलिब्रियम में पा रहा है, तो उसका इक्वेशन ऐसे लिखा जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो 5A है ना, सूडो फोर्स है, और पीछे जो 5A था वो मास इंटू एक्सेलरेशन था। यहाँ पे 5A जो है सूडो फोर्स है, और जो पीछे इक्वेशन लिखा था वो बेसिकली मास इंटू एक्सेलरेशन था। ध्यान दो, ये सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड है, 5A इकट्ठा है, मास इंटू एक्सेलरेशन नहीं है। ऐसे ही O2 जो है, चूंकि ए पे खड़ा है, तो बी को अपनी तरफ आता हुआ देखेगा, बी को अपनी तरफ आता हुआ देखेगा। ऐसा आप पाए होंगे, जैसे आप गाड़ी के फ्रंट सीट पे बैठ जाते हैं, ठीक है, गाड़ी के फ्रंट सीट पे बैठ जाते हैं, तो आप क्या देखते हो? गाड़ी के फ्रंट सीट पे बैठ जाते हो तो आपको सामने का सारा चीज अपनी तरफ आता हुआ दिखता है। जो गाड़ी का एक्सेलरेशन है वही एक्सेलरेशन बाकी चीजों में आप ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। आप जब गाड़ी के फ्रंट सीट पे बैठे, ड्राइवर के साथ बैठे जाते हो, तो आपको क्या दिखता है? आपको गाड़ी रेस्ट पे दिखता है, आज सामने का बिल्डिंग, पहाड़, बिल्डिंग, रोड वगैरह, जो भी ऑब्जेक्ट रोड पे है वो सब आपकी तरफ आता हुआ दिखता है ना। ऐसे ही इसको भी दिखेगा। ए के चूंकि फ्रेम में है, तो ए को रेस्ट पे पाएगा, और बी जो है उसको अपनी तरफ आता हुआ दिखेगा, ठीक है। बी जो है अपनी तरफ आता हुआ दिखेगा। मान लो बी का एक्सेलरेशन जो ऑब्जर्व कर रहा है O2, वो सपोज करो कि A डैश है, सपोज करो, ठीक है। तो बी का इक्वेशन लिख लो भाई, बी का वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है, तो n माइनस mg इज 0,
ठीक है, एंड ये सूडो फोर्स विच इज इक्वल टू एम ए, यहाँ पे एम ए सूडो फोर्स है, एंड दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन सपोज ए डैश, तो ये दिस इज सूडो फोर्स एंड दिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन, सो फ्रॉम हियर वी गेट ए डैश इज ए, ठीक है, और यहां से हम लोग को मिल जाएगा ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू ए डैश, यानी O2 जो है ए को रेस्ट पे देखेगा और बी को अपनी तरफ आता हुआ दिखेगा, बी को अपनी तरफ आता हुआ दिखेगा इधर, ठीक है, और उसको कितना बी को ट्रेवल करना डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, टाइम निकल जाएगा, ठीक है, टाइम निकल जाएगा। दिस इज द एक्सेलरेशन, ए इज द एक्सेलरेशन विच O2 इज ऑब्जर्विंग इन ब्लॉक बी। समझने की कोशिश कीजिए, आगे और भी सूडो फोर्स का केसेस आएगा, आपको आगे पहले वाला ही सही था, हाँ ठीक है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड, मतलब इजी केस में सूडो फोर्स लगाने का कोई मीनिंग नहीं है, ज़्यादा कोई फायदा नहीं होता, बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस होता है ना, वहाँ पे क्या होता है सूडो फोर्स का ना ऑब्जर्वेशन थोड़ा सिंपल होता है, तो इसलिए लगाने से थोड़ा सा इजी दिखता है सवाल, बट हर जगह आपके पास ऑप्शन है, या तो आप चाहें तो इनर्शियल ऑब्जर्वर लेके सवाल करिए या नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर लेके करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन, ए मैन हैज फॉलन इनटू ए डिच, डिच मतलब गड्ढा, गड्ढे में गिर गया है, ऑफ विड्थ D, two of his friends are slowly pulling him out using a light rope, slowly pulling मतलब just pulling हो गया, मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं है, धीरे 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 यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, ऑलमोस्ट जीरो वेलोसिटी से कहो, है ना, मतलब वेरी स्मॉल वेलोसिटी, और उसमें कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, मतलब इधर से पुल कर रहा है और इधर से पुल कर रहा है, तो स्लोली पुलिंग मतलब जस्ट पुलिंग, जस्ट पुलिंग का मतलब है यू आर पुलिंग विदाउट एक्सेलरेशन, ठीक है, ये लैंग्वेज बताता है स्लोली पुलिंग, ठीक है, यूजिंग ए लाइट रोप, रोप जो है वो मतलब मासलेस है, मासलेस तो कुछ होता नहीं है, चलो नेग्लिजिबल मास है, एंड टू फिक्स पुली show that the force assume equal on both friends exerted by each friend on the rope increases as man moves up। अच्छा, ये जो है फोर्स F लगा रहा है, तो जितना फोर्स आप स्ट्रिंग पे लगाएंगे वही स्ट्रिंग का टेंशन हो जाएगा, वही स्ट्रिंग का टेंशन हो जाएगा, तो फोर्स F लगा रहे हैं और दोनों आदमी जो है ना सेम फोर्स लगा रहा है, तो दोनों में टेंशन सेम रहेगा, एंड दैट T विल बी इक्वल टू F, जितना फोर्स स्ट्रिंग पे आप लगाएंगे वही उसका टेंशन में कन्वर्ट कर जाएगा, ठीक। अब बोल रहा है कि दिस फोर्स F increases as man moves up, find the force when man is at depth H, find the force F when man is at depth H, ठीक है, तो मैन को अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर लिया जाए, एंड सपोज दिस इज योर टेंशन, एक इस डायरेक्शन में जाएगा, एक टेंशन इस डायरेक्शन में जाएगा, ये लेट्स से रोप है और एंगल थीटा है, और एक मैन का जो है अपना वजन भी रहेगा ना mg। इक्विलिब्रियम का केस है क्योंकि जो बंदा लोग पुल कर रहा है वो कोई ऐसा मतलब एक्सीलरेशन नहीं कॉज कर रहा है, जस्ट पुलिंग का केस है। कोऑर्डिनेट सिस्टम जरूर ड्रा कर लीजिए आप, ये एंगल मान लो थीटा है, रोप मेक्स विद द वर्टिकल, सपोज थीटा इज एंगल विच रोप मेक्स विद द वर्टिकल, ठीक है। सो आई एज्यूम इक्विलिब्रियम कंडीशन, क्योंकि हम लोग मान के चल रहे हैं कि जो आदमी लोग पुल कर रहा है कोई बहुत एक्सेलरेट कर नहीं कर रहा, उसको जस्ट पुल कर रहा है, मतलब इस पुलिंग विथ स्मॉल नेग्लिजिबली स्मॉल वेलोसिटी विच इज रिमेनिंग कांस्टेंट, राइट। तो हम लोग मान के जस्ट पुलिंग बोलते हैं, जस्ट पुल करना मतलब बस बिल्कुल ही एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन है और वेलोसिटी भी बहुत स्मॉल है, दे आर जस्ट पुलिंग इट, ठीक है। तो चूंकि एक्सेलरेशन जीरो है, देन दिस मैन विल बी इन इक्विलिब्रियम, मैन विल बी इन इक्विलिब्रियम, सो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द मैन इन एक्स डायरेक्शन and net force acting on the man in y direction will also be zero। ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो x डायरेक्शन में तो दिख ही रहा है कि t sin थीटा इज इक्वल टू t sin थीटा, y डायरेक्शन में भी नेट फोर्स जीरो होगा, दैट मीन्स 2t cos थीटा
equal to mg. So tension T is what? mg by 2 cos theta. अब यहां से बहुत क्लियर है कि जैसे जैसे आदमी ऊपर जाएगा, जैसे जैसे ये आदमी ऊपर जाएगा, वैसे वैसे जैसे जैसे मान लो आदमी यहाँ है, अब कुछ देर बाद यहाँ आ जाएगा तो ये स्ट्रिंग हो जाएगा, तो क्या होगा आपका ये जो थीटा है, ये थीटा ये इंक्रीज करेगा ना। जैसे जैसे आदमी ऊपर जाएगा, मान लो आदमी यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये थीटा क्या, ये दिस थीटा इज इक्वल टू थीटा डैश, मान लो दिस थीटा डैश इक्वल टू दिस थीटा प्लस दिस, एंड थीटा डैश गोज मीन्स एज मैन मूव्स अप theta increases, and as theta increases cos theta falls. भाई cos 30 जो है cos 60 से बड़ा होता है, तो थीटा बढ़ाएंगे तो cos थीटा जो है फॉल करेगा, cos थीटा फॉल करेगा तो जो टेंशन है ऊपर जाएगा, एंड दिस टेंशन इज व्हाट, द फोर्स विच मैन अप्लाइज ऑन द रोप. इट मीन जैसे जैसे आदमी ऊपर जाएगा, ये दोनों लोग को जैसे जैसे गड्ढे में जो गिरा हुआ आदमी है वो ऊपर जाएगा, वैसे वैसे इनको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. ठीक है, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. ठीक है, तो ये वाला केस तो क्लियर है. सो दैट द फोर्स exerted by each friend increases as the man moves up. अब क्या हो रहा है, फाइंड द फोर्स व्हेन मैन इज एट डेप्थ h. अगर आदमी डेप्थ h पे रहेगा तो ये आपका देखो क्लियरली समझो थोड़ा, ये आपका d/2 है. ठीक है, और ये आपका h है, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, कंसिडर दिस ट्रायंगल, दिस इज d/2 and this is h. So tan theta is what, tan theta is d/2 upon h, or you can say d/2h. तो cos थीटा क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर बाय बेस हो गया ना जी, तो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब d स्क्वायर प्लस 4h². यानी अगर हाइट अंदर डेप्थ h पे है, h डेप्थ पे है, तो जो फोर्स लगाना पड़ेगा आदमी लोग को वो लगाना पड़ेगा mg/2 cos थीटा. तो 2 cos थीटा का वैल्यू पुट कर दोगे तो आ जाएगा mg/h अंडर रूट. ठीक है, क्लियर है. तो क्वेश्चन अच्छा था, मतलब ठीक था, मतलब जो स्टार्ट कर रहा मैकेनिक्स उसके लिए तो बढ़िया ही है ना. ऑन नहीं हो रहा, नहीं एरर हो गया थोड़ा. ये 2h ये गुना होगा ना जी, 2 4h हो जाएगा. बताओ, ये 2h न्यूमरेटर में, इसको यहाँ पुट करेंगे. ठीक ठीक है, मतलब फिजिक्स वाइज कोई इशू नहीं है. मतलब यहाँ पे मैंने जो पुट किया ना 2 cos थीटा होगा तो 4h/this हो जाएगा, तो 4h नीचे रहेगा. ओके गुड. ठीक, आगे चलें. ये देखो, एलिवेटर shown in figure is descending with acceleration 2 meter per second square. Mass of the block A is 0.5 kg. What force is exerted by the block on block B? डायग्राम थोड़ा और बढ़िया बन सकता था. ये ब्लॉक B है और ये ब्लॉक A है. ठीक है, और एक लिफ्ट में रखा हुआ है. ठीक है, जो नीचे एक्सेलरेट कर रहा है. व्हाट फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी. मतलब यहाँ पे आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालना है एक तरह से. ए और बी का इंटरेक्शन क्या है, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन एट द इंटरफेस ऑफ ए एंड बी. तो ए और बी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लो आप. सो दिस इज ए एंड दिस इज बी. ठीक है, सो ए और बी किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, थोड़ा और ऊपर बनाना पड़ेगा इसको. You have the block A
एंड हियर वी हैव ब्लॉक बी। अब दोनों ही देखो अर्थ के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना होगा। ए का मास कितना है 0.5 kg, बी का मास नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, बी का मास m मान लो, तो ये 0.5 g हो गया, ये भी इंटरैक्ट कर रहा है, mg हो गया। ठीक, और एक इसके साथ इंटरैक्ट कर रहा है, बी के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। बी क्या कर रहा है, बी जो है ए का मोशन को कंस्ट्रेन कर रहा है। देखो बी पे 0.5 g ग्रेविटी अर्थ फोर्स लगा रहा है। अगर ये बिल्कुल फ्री होता ना, अंडर द एक्शन ऑफ दिस 0.5 g इट कुड हैव एक्सेलरेटेड बाय 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर ये फ्री होता तो 0.5 g फोर्स की वजह से ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा होता। लेकिन अभी क्या है, अभी ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे एक्सेलरेट कर रहा है, ये भी और ये भी, यानी इसका मोशन जो है कंस्ट्रेंड है, फ्री नहीं है। Had the motion been free under the action of 0.5 g, block A could have moved with 9.8 meter per second square in downward direction. But what we are finding? We are finding that it is accelerating with 2 meter per second square in downward direction. हमने ऑब्जर्वर बार ले लिया है यहाँ सरफेस पे, ठीक है। इसका मतलब इसका मोशन कंस्टेंट है, और कौन कंस्टेंट कर रहा है, बी कंस्टेंट कर रहा है। हाउ, बाय अप्लाइंग ए नॉर्मल रिएक्शन इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन किसने लगाया, बी ने लगाया, तो ए भी उसको छोड़ेगा नहीं, वो भी एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। ए भी उसको नहीं छोड़ेगा, वो भी एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। बी का फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग को एन ही तो निकालना है। बी कितना ए पे फोर्स लगाया, जितना बी ए पे लगाएगा उतना ही फोर्स ए बी पे लगाएगा। इफ एन इज द फोर्स विच बी एक्सर्ट ऑन ए, देन दिस इज द सेम फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में ए जो है बी पे लगाएगा। आपको एन निकालना है, बट फिर भी चलो लिखे तो कंप्लीट कर देते हैं बी का फ्री बॉडी डायग्राम। बी ए का फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गया, वो अर्थ के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, बी के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। बी क्या कर रहा है, बी ए का मोशन को कंस्ट्रेन कर रहा है बाय अप्लाइंग ए नॉर्मल रिएक्शन या अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो बी भी इस पे एक रिएक्शन फोर्स लगा दिया। बी और किसके साथ इंटरैक्ट कर रहा है, वो लिफ्ट का सरफेस से इंटरैक्ट कर रहा है। लिफ्ट का सरफेस उसका मोशन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंस्ट्रेन कर रहा है बाय एक्सर्टिंग ए नॉर्मल रिएक्शन। खैर बी का मोशन उतना नीडेड नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमारा ए का इक्वेशन से ही ए पे न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएंगे, उसी से हम लोग का एन का वैल्यू निकल जाएगा। आप ए पे कंसंट्रेट कीजिए। ए का क्या, ए का फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गया, उसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ वेक्टर इक्वेशन है, अगर एक्सेलरेशन नीचे है तो नेट फोर्स भी नीचे के डायरेक्शन में ही होगा। सो नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज व्हाट, 0.5 g minus n, that is net force in downward direction, equals to mass into net acceleration in downward direction। भाई आप एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो नेट फोर्स भी डाउनवर्ड लेना है और इक्वेट करना है, वेक्टर इक्वेशन है, F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज 0.5 g minus n, that is equal to mass into net acceleration in downward direction। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 0.5 g का वैल्यू मान लो 10 ले लेते हैं, तो 5 हो गया, 1 हो गया। सो n इज 4 न्यूटन, n चूंकि यूज कर रहे हैं तो न्यूटन लिख दिया। 4 न्यूटन फोर्स लगेगा भाई। ए और बी का, ए बी आपस में 4 न्यूटन फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पे 4 न्यूटन फोर्स लगाएंगे वो। ठीक है, ए एंड बी दे विल बी एक्सर्टिंग 4 न्यूटन फोर्स ऑन ईच अदर, 4 न्यूटन फोर्स ऑन ईच अदर। ठीक है, ओके। ये देखिए, पेंडुलम बॉब ऑफ मास 50 ग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द एलिवेटर। पेंडुलम बॉब ऑफ मास 50 ग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द एलिवेटर। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग इफ एलिवेटर गोज अप विद एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, goes up with deceleration of 1.2 meter per second square, goes up with uniform velocity, goes down with acceleration 1.2 meter per second square, goes down with deceleration 1.2 meter per second square, goes down with uniform velocity। ठीक है, बहुत चीज बोल दी हम लोग। ठीक है, चलो करते हैं। एलिवेटर में सिंपल पेंडुलम लटका हुआ है, ये एलिवेटर है, ठीक, और एलिवेटर में एक सिंपल पेंडुलम है। ठीक है, ओके, ठीक। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लिया जाए।
पहले बॉब का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। बॉब इज हैविंग मास m। अब ये किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है? विथ whom it is interacting? It is interacting with the earth which exert force equal to its weight। ठीक है, और किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है? स्ट्रिंग के साथ कर रहा है, जिससे वो लटका हुआ है, रोप के साथ कर रहा है। रोप क्या लगाएगा? इस पर टेंशन फोर्स लगाएगा, और टेंशन का डायरेक्शन हमेशा ही स्ट्रिंग के डायरेक्शन में होता है। रोप है उसी के डायरेक्शन में होता है, तो रोप बॉब से ऊपर है तो ऊपर के डायरेक्शन में टेंशन फोर्स लगा दिया। ठीक, अब क्या बोल रहा है? फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग इफ एलिवेटर गोज अप विथ एक्सेलरेशन ऑफ ए विच इज 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ए इज द एक्सेलरेशन। मान लो जो लिफ्ट है वो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। ये हमने ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड ले लिया, तो क्या देखेगा? ये बॉब को भी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाता हुआ देखेगा, क्योंकि पूरा का पूरा लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो बॉब और पेंडुलम जो है वो लिफ्ट का एक्सेलरेशन को इनहेरिट करेगा, क्योंकि वो लिफ्ट में टंगा हुआ है। तो ये ऑब्जर्वर क्या देखेगा? ये ऑब्जर्वर बॉब को भी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाता हुआ देखेगा। ठीक है, और ये इनर्शियल ऑब्जर्वर है, इसका ऑब्जर्वेशन जो है न्यूटन सेकेंड लॉ से कोरिलेट होगा, क्योंकि इनर्शियल ऑब्जर्वर है, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम में, बाहर है, लिफ्ट के अंदर नहीं है। ठीक है, तो ये इसका ऑब्जर्वेशन क्या है कि बॉब जो है ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है लिफ्ट के साथ साथ, गोइंग अप along with the lift with acceleration a in upward direction। तो चूंकि एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो वी हैव टू कैलकुलेट नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। व्हाट इज नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन? t minus mg equal to mass into acceleration in upward direction। So from here what do we get? t equals to m g plus a। बढ़िया, हमने क्या किया? y डायरेक्शन को if I assume y direction as positive, then of course negative y direction will be negative। तो अभी एक्सेलरेशन किधर है? अपवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान रहे हैं। तो केस ए में क्या है जी? केस ए में एक्सेलरेशन क्या है? 1.2 मीटर पर सेकेंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो टेंशन क्या हो जाएगा? मास इंटू जी प्लस ए। जी इज व्हाट? 9.8 है जी, 1.2 सूट कर रहा है ना, 9.8 लिखने से अच्छा हो जाएगा। और मास दिया हुआ है 50 ग्राम, 50 ग्राम मतलब 0.05, और ये कितना हो जाएगा? 11। तो 11 पचे 55। ठीक, सेकेंड केस में क्या बोल रहा है? गोज अप विथ डी एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गोज अप विथ, ऊपर तो जा रहा है, ऊपर तो वेलोसिटी है, ठीक है, बट ऊपर जाते हुए उसका वेलोसिटी घट रहा है, मतलब वो डी एक्सेलरेट कर रहा है। डी एक्सेलरेट करने का मतलब ये है कि वो उसका एक्सेलरेशन बेसिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। उसका एक्सेलरेशन बेसिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैंने नेगेटिव ले रखा है। मीन्स बी के केस में, इन केस बी, एक्सेलरेशन विल बी -1.2 मीटर पर सेकंड। डी एक्सेलरेशन हो रहा है ना, मतलब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। पहले केस में था कि एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में था, पॉजिटिव ले लिया। अब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मोशन देखो जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन होगा। वेलोसिटी घट रहा है, इसका मतलब है अगर वन डायमेंशनल मोशन का केस हम लोग लेते हैं, सो इफ योर वेलोसिटी इज फॉलिंग इट मींस योर एक्सेलरेशन ऑपोजिट टू वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है इट मींस योर एक्सेलरेशन इज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन केस ऑफ वन डायमेंशन, राइट। तो यहाँ पे चूंकि इट इज गोइंग अप विद डी एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यही फिर से सवाल नहीं करेंगे, इसी में ए को नेगेटिव पुट कर देंगे, -1.2। तो क्या हो जाएगा? 9.8 माइनस 1.2, ये हो जाएगा। ठीक है, केस सी, गोज अप विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन जो है 0 हो जाएगा। इट मीन्स योर टी विल बी इक्वल टू mg, मास इज 0.05 इंटू 9.8।
गुना कर लेना, कर देते हैं चलो। ये हो गया 0.43, ठीक है। ये हो गया 0.49। सी पार्ट क्या हो रहा है, goes down, it's going down with deceleration of 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि डीएक्सेलरेशन हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यानी एक्सेलरेशन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन को हमने पॉजिटिव लिया है, तो यही आंसर सी का भी हो जाएगा, ठीक। गोज डाउन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, तो यही आंसर आपका नहीं, ये डी में था, सॉरी गड़बड़ हो गया, क्या था, गोज अप हो गया, गोज विद दी एक्सेलरेशन हो गया। सी में क्या, गोज विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ये आ जाएगा। अब डी हो रहा गोज डाउन विद एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा ठीक है, ऐसा देखे नहीं हम। अच्छा 3 क्वेश्चन, 3 तो हो गया ना। अब डी देखो, डी क्या बोल रहा है, गोज डाउन विद एक्सेलरेशन ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, गोइंग डाउन विद एक्सेलरेशन ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये नेगेटिव लेंगे ए को हम लोग, तो यही आंसर आपका डी का भी हो जाएगा, ठीक। अब बोल रहा है ई क्या बोल रहा है, गोज डाउन विद डी एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, गोज डाउन विद डी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी डाउनवर्ड है और डी एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन अपवर्ड है, तो एक्सेलरेशन अपवर्ड को पॉजिटिव लेंगे, तो यही आंसर आपका ई का भी हो जाएगा, ठीक। एफ क्या बोला, गोज डाउन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 लेंगे, यही आंसर एफ का हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है क्या लिखा है। 0.55 ठीक, 0.43 ठीक, 0.49 ठीक, 0.43 डी, हाँ ठीक, 0.55 ई ओके, 0.49 ठीक है। गलती होगा भी नहीं, सब सिंपल सवाल है, क्या गड़बड़ होगा, ठीक है। ओके लेट्स गो अहेड। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन ए वेइंग मशीन प्लेस्ड ऑन द फ्लोर ऑफ एलिवेटर। एक आदमी जो है वेइंग मशीन पे खड़ा है, और वेइंग मशीन कहाँ है, एलिवेटर, मतलब लिफ्ट होता है ना, लिफ्ट, उसको एलिवेटर ही बोला जाता है। वो एलिवेशन बढ़ाता है या घटाता है, एलिवेशन मतलब हाइट होता है, तो उसे इसको एलिवेटर ही बोला जाता है। द एलिवेटर स्टार्ट्स गोइंग अप, एलिवेटर स्टार्ट्स गोइंग अप विद सम एक्सेलरेशन, ठीक है। एलिवेटर जो है वो रेस्ट से मोशन में आता है और कुछ एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है। मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी फॉर ए व्हाइल एंड फाइनली डीएक्सेलरेट टू स्टॉप। शुरू में स्केलेटर जो है एक्सेलरेट होते हुए ऊपर जा रहा है, फिर वो एक वेलोसिटी रीच करता है, थोड़ा देर उसी वेलोसिटी से जाता है, और उसके बाद फिर डीएक्सेलरेट करता है उसका वेलोसिटी 0 होने के लिए। द मैक्सिमम एंड मिनिमम वेट रिकॉर्डेड आर 72 kg एंड 60 kg. Assuming that magnitude of acceleration and deceleration is same, find the true weight of the person, magnitude of acceleration. ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करो पहले। ये एलिवेटर है, इसे एलिवेटर, एंड उसमें एक वेइंग मशीन रख देते हैं। Suppose this is your weighing machine, and on this weighing machine a person is standing, ठीक है। तो weighing machine जो नॉर्मल रिएक्शन पर्सन पे लगाएगा वही वेट दिखाता है weighing machine। weighing machine पे आप जो खड़े हो जाते हैं, तो जो आपके फीट और weighing machine के बीच का जो नॉर्मल रिएक्शन है वही वेट के फॉर्म में दिखाता है, ठीक है। अब क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो आदमी का। आदमी किससे किससे इंटरेक्ट कर रहा है, एक तो अर्थ के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो वो उसका mg है, फोर्स mg के थ्रू अर्थ से इंटरेक्ट कर रहा है,
ठीक, मास इज द एम इज द मास ऑफ द पर्सन। और क्या है, चूंकि वो वेइंग मशीन पर खड़ा है तो वेइंग मशीन उस पर, वेइंग मशीन को हम पार्ट ऑफ लिफ्ट मान के चल रहे हैं। आई एम अज्यूमिंग वेइंग मशीन टू बी पार्ट ऑफ लिफ्ट, वेइंग मशीन इज अ पार्ट ऑफ लिफ्ट, लिफ्ट का सरफेस का ही एक पार्ट मान ले रहे हैं। तो लिफ्ट का सरफेस क्या कर रहा है, इसके मोशन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंस्ट्रेन कर रहा है। हाउ, बाय अप्लाइंग ए नॉर्मल रिएक्शन इन अपवर्ड डायरेक्शन, बाय अप्लाइंग ए नॉर्मल रिएक्शन इन अपवर्ड डायरेक्शन। सपोज अपवर्ड डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, तो शुरू में क्या बोल रहा है, इज गोइंग अप विथ सम एक्सेलरेशन, सपोज ए इज द एक्सेलरेशन, इज गोइंग अप विथ एन एक्सेलरेशन ए, देन थोड़ा देरी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से है, फिर थोड़ा देरी क्या है, ए जीरो हो गया, और फिर डी एक्सेलरेट कर रहा है। डी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डी एक्सेलरेट मतलब नीचे की डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, जा ऊपर रहा है लेकिन एक्सेलरेट, डी एक्सेलरेट कर रहा है। तो डी एक्सेलरेशन का मतलब होता है जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी का ऑपोजिट है, ठीक है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए से एक्सेलरेट करना, इस सेम एज सेइंग अपवर्ड डायरेक्शन में माइनस ए से, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए से एक्सेलरेट करना, इस सेम एज सेइंग कि अपवर्ड डायरेक्शन में माइनस ए से एक्सेलरेट करना, है ना। हम लोग ऐसे बोले कि लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विद ए इज सेम एज सेइंग लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन विद माइनस ए। बात समझो, लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विद ए इज सेम एज सेइंग लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन विद माइनस ऑफ ए, ठीक है। तो शुरू में एक्सेलरेशन ए है, फिर जीरो हो गया, फिर माइनस ऑफ ए हो गया, माइनस ऑफ ए हो गया मतलब डी एक्सेलरेट करेगा और फिर स्पीड उसका धीरे धीरे घटते घटते जीरो हो रहा है। शुरू में जीरो स्पीड था, बढ़ते बढ़ते कुछ वेलोसिटी पर रीच किया और उस ड्यूरेशन में एक्सेलरेशन ए रहा, फिर वो जीरो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने लगा, फिर डी एक्सेलरेट कर रहा है। तो डी एक्सेलरेशन के समय भी जो मैग्नीट्यूड ऑफ डी एक्सेलरेशन है इट इज सेम एज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। तो डी एक्सेलरेट कर रहा है, इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि इट इज एक्सेलरेटिंग मीन माइनस ऑफ है। चलो पहले शुरू वाला देखो, ये ए से एक्सेलरेट कर रहा है, ऑब्जर्वर हम लोग बाहर ले लेना है, इनर्शियल ऑब्जर्वर, ठीक है। ये क्या देखेगा, ये देखेगा कि मैन अलोंग विद द लिफ्ट, चूंकि मैन लिफ्ट पे खड़ा है, लिफ्ट पे वही मशीन पर खड़ा है, तो अगर लिफ्ट ए से एक्सेलरेट करेगा तो इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग मैन भी ए से एक्सेलरेट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि मैन जो है लिफ्ट का मोशन को इनहेरिट करेगा। तो ये ऑब्जर्वर क्या देखेगा, मैन इज एक्सेलरेटिंग विद स्मॉल ए इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। सो योर एक्सेलरेशन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब ये इनर्शियल ऑब्जर्वर है तो इसका सारा ऑब्जर्वेशन न्यूटन्स लॉ से कोरिलेट होगा, तो आई कैन अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ, नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन इज n माइनस एम जी एंड दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान दो, जितना फोर्स है वेइंग मशीन, जितना फोर्स वेइंग मशीन आदमी पे लगाएगा, वेइंग मशीन आदमी पे कितना फोर्स लगा रहा है, n फोर्स लगा रहा है, उतना ही फोर्स मैन भी जो है वेइंग मशीन पे लगाएगा। सो इफ वेइंग मशीन अप्लाइज n फोर्स ऑन द मैन, देन मैन विल आल्सो अप्लाई सेम फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑन वेइंग मशीन। और वेइंग मशीन क्या करेगा, वेइंग मशीन इसी नॉर्मल रिएक्शन को मेजर करके वेट के फॉर्म में दिखाता है। वेइंग मशीन इसी नॉर्मल रिएक्शन को, जितना वेइंग मशीन क्या है, वेइंग मशीन इज नॉट वेट मेजरर, इट इज फोर्स मेजरर। उसको हाथ से भी पुश करोगे ना तो दिखाएगा वैल्यू, तो जितना फोर्स उस पर लगता है उसको मेजर कर लेता है वो, ठीक है। तो वेइंग मशीन में फोर्स क्या लग रहा है, वेइंग मशीन में फोर्स n लग रहा है जो आदमी लगा रहा है, तो वही वो वेट के फॉर्म में रीडिंग दिखाएगा उसको, ठीक है। 9.9 का क्या मतलब है, 9.9 तो हम पहली बार देख रहे हैं, देखें हमारा टाइपिस्ट लोग कमाल किया है या 9.9 सही में दिया हुआ है। जी का वैल्यू बोल रहे हैं, नहीं दिया भी हुआ है यार, 9.9 दिया भी हुआ है, हाँ 9.9, ओके चलो कोई नहीं, 9.9 ही लेंगे हम लोग। अच्छा अब देखो क्या बोल रहे हैं, जब ऊपर जा रहा है लिफ्ट एक्सेलरेशन ए से, तो नॉर्मल रिएक्शन जो है mg से बड़ा है, ठीक है। यानी हाईएस्ट वेट, मैक्सिमम वेट तभी आएगा जब, मैक्सिमम वेट तभी दिखाएगा जब लिफ्ट एक्सेलरेट करेगा। और लिफ्ट जब डी एक्सेलरेट करेगा ना, तो इसको n1 लिख दो, जब लिफ्ट डी एक्सेलरेट करेगा तो ये जो एक्सेलरेशन वो माइनस से हो जाएगा, फिर से करने की जरूरत नहीं है, माइनस से हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको जो है, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज बेसिकली 72,
एंड दिस इज 60। मास भी दिया हुआ है क्या? नहीं, ट्रू वेट तो पूछा ही है, मास नहीं दिया, ट्रू वेट पूछा है एक्चुअली। ठीक है, तो निकल जाएगा ट्रू वेट, क्या दिक्कत है? इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, ट्रू वेट निकल जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, एम ए इसको जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? 2mg 60 + 72, 60 + 72 कितना हो गया? 7 6 13 132, यानी mg इज व्हाट? ओह kg है यार, kg, g भी गुना करो भाई, g भी गुना करो। सो mg इज 132g 66g, मतलब 66 kg ट्रू वेट है भाई, 66 kg जो है ना ट्रू वेट है भाई। क्या कि 6.6 kg तो हो ही नहीं सकता है, 66 kg इज अ ट्रू वेट। ठीक, और क्या बोला? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन निकल जाएगा, mg 66g, तो इसमें पुट कर दो वैल्यू, इसमें वैल्यू पुट कर दो, mg इज 66g प्लस ma, यहाँ mg को 66g पुट कर दिया, ma कितना आ जाएगा? ma इज 60, ma is 66g, 6g अपॉन m is 66 kg, है ना, m is 66 kg, g बटा 11 हो गया। अच्छा, इसलिए 9.9 दिया था क्या? जीरो 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं है, सवाल तो इजी है। ये देखो क्या है, फाइंड द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस shown in figure. The elevator is going up with g/10 and the pulley and string is light. भाई जितना टेंशन होगा वही रीड करेगा, ये जितना इसमें टेंशन होगा ना वही रीड करेगा। मान लो टेंशन T' है और ये स्ट्रिंग में टेंशन T है, सपोज करो स्ट्रिंग में टेंशन जो है T है, ठीक है। अब मान लो कि ये पुली के रेस्पेक्ट में बोल रहा है, ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है और ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। पुली के रेस्पेक्ट में ये मान लो पुली के फ्रेम में या लिफ्ट के फ्रेम में मान लो ये ए से नीचे आ रहा है और ये ए से ऊपर जा रहा है। तो अगर हम लोग बाहर कोई ऑब्जर्वर लेते हैं तो वो क्या देखेगा? वो इसको a + g/10 से ऊपर जाता हुआ देखेगा और इसको a - g/10 से नीचे आता हुआ देखेगा, क्योंकि जो ये ऑब्जर्वर है वो ये भी ऑब्जर्व करेगा और ये भी ऑब्जर्व करेगा। यानी इसका जो एक्सेलरेशन होगा इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग इस एक्सेलरेशन का सुपरपोजिशन होगा। तो अगर ये a और g/10 सेम डायरेक्शन में है तो जुड़ जाएगा। तो ये ऑब्जर्वर इसको a + g/10 से ऊपर जाता हुआ देखेगा और इसको a - g/10 से नीचे आता हुआ देखेगा। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लो यार दोनों बॉडी का। एक बॉडी 1.5 kg का है और एक बॉडी 3 kg का है। दोनों ही अर्थ के साथ इंटरैक्ट कर रहा है और दोनों ही स्ट्रिंग के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। दोनों ही अर्थ के साथ इंटरैक्ट कर रहा है और दोनों ही स्ट्रिंग के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। सपोज टेंशन इन द स्ट्रिंग T है। ठीक, अब ये हमने इनर्शियल ऑब्जर्वर ले लिया है तो ये क्या ऑब्जर्व करेगा? पहली बात, ये दोनों बॉडी इसको इनहेरिट करेगा। ठीक है, बोथ द बॉडी इज गोइंग टू इनहेरिट द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट और उसके साथ साथ इनका अपना एक्सेलरेशन भी है पुली के रेस्पेक्ट, लिफ्ट के रेस्पेक्ट में। ये है लिफ्ट के रेस्पेक्ट में ए से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये इनका अपना एक्सेलरेशन लिफ्ट के अंदर है और लिफ्ट का एक्सेलरेशन एड अप हो जाएगा। यानी एक तरह से ये जो जाएगा ये ऊपर जाएगा a + g/10 से। ठीक है, और लिफ्ट के अंदर ये ए से नीचे आ रहा है लेकिन लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन तो इनहेरिट करेगा ही। तो अब दोनों चूंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो हम कहेंगे ये a - g/10 से नीचे आ रहा है।
ठीक है, अब ये इनर्शियल ऑब्जर्वर है, काबिल बंदा है, तो इसका जो भी ऑब्जर्वेशन होगा उस पर न्यूटन सेकंड लॉ लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है, सो नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन इज t माइनस 1.5 g एंड दैट इज इक्वल टू मास वास दिया है जी, नहीं दिया है, हाँ दिया तो है 1.5 इंटू a प्लस g/10। ठीक, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, सो व्हाट इज नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन 3g माइनस t इक्वल्स टू 3a माइनस g/10 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। a माइनस g/10 इज द एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। समझ में आ रहा है ना, a प्लस g/10 a माइनस g/10 ये लिफ्ट का एक्सेलरेशन है जो कि पूरा सिस्टम इनहेरिट करेगा, और एक एक्सेलरेशन इनका विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट है। तो नेट एक्सेलरेशन ये क्या करेगा, ये तो दोनों को ही देख रहा है ना, लिफ्ट को ऊपर जाता हुआ भी देख रहा है, लिफ्ट के साथ साथ ये पूरा सिस्टम को ऊपर जाता हुआ देख रहा है, और लिफ्ट के अंदर ये आप लिफ्ट के रिस्पेक्ट में भी एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो ये जो नेट एक्सेलरेशन देखेगा, इसके अंदर एक्सेलरेशन देखेगा a प्लस g/10, तो कुछ दोनों एक ही डायरेक्शन में है, और इसके अंदर एक्सेलरेशन क्या देगा a माइनस g/10। ठीक, अब इसको जोड़ दो, ऐड कर दोगे तो क्या निकलेगा इसका बताओ, 1.5g इक्वल्स टू 4.5a और 1.5 इंटू g/10 माइनस यानी 1.5 इंटू g/10 है ना, सॉरी हाँ ठीक है, 1.5 इंटू g/10 मतलब 0.15 g हो गया ना एक तरह से, यानी 0.15 इसमें जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 1.65 g इक्वल्स टू 4.5a, यानी द एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी हाउ मच, एक्सेलरेशन इज 1.65 अपॉन 4.5, 1.65 अपॉन 4.5, 15 से कटेगा, ये उड़ जाएगा तो ऐसे हो जाएगा 15 × 45, 15 का 15, 15 का 15, यानी 1.1/3 ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। यहाँ से टेंशन निकल जाएगा, टेंशन निकाल लीजिए, टेंशन निकालना जरूरी है, कोई टी डैश भी निकालना है ना हम लोग को, तो टी डैश टेंशन निकालो, यहाँ पे इसमें पुट कर दो, टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1.5g प्लस 1.5 इंटू ए प्लस g/10, ए तुम्हारा क्या है 1.1/3 है, और g/10, जी का वैल्यू ले लो यार, कुछ भी, जी का वैल्यू क्या लिए हो पहले, अच्छा जी भी था ना जी, यहाँ पे जी भी था, जी भी था जी, मतलब 11/30 हो गया ना, ये हो जाएगा तुम्हारा 11/30 और 1/10, 11/30 और 1/10 मतलब 1/10 मतलब 3/30, 11/30 प्लस 3/30 यानी 14/30 जी। ठीक, अब 30 और 14 44 हो गया, ये क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 44/30 गुना जी, ये कट जाएगा 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.2 जी। सो टेंशन इज 2.2 जी, टेंशन इज 2.2 जी। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस भी टेंशन मेजर करेगा। अब इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम देख लो, इस पुली का, ये मासलेस पुली है, लिखा नहीं है, हाँ लाइट लिखा है, मतलब पुली है लाइट। इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम अगर देखोगे तो ये पुली पे दो स्ट्रिंग तो नीचे है आपका, मतलब एक ही स्ट्रिंग का दो लिंब है, और उसको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर, उसमें दो स्ट्रिंग ही काउंट होगा। तो एक तो स्ट्रिंग इधर है, टेंशन टी हो गया, एक स्ट्रिंग इधर है, ये टेंशन टी हो गया, और एक स्ट्रिंग ऊपर के डायरेक्शन में है और उसका टेंशन हमने टी डैश माना है। ठीक है, अब ये पुली देखो मासलेस है,
मासलेस का मतलब हो गया कि नेट फोर्स इन ऑन दिस पुली विल बी इक्वल टू व्हाट, नेट फोर्स ऑन द पुली इज टी डैश माइनस 2t इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है लेकिन मास जीरो है, तो मास जीरो है तो मास इंटू एक्सेलरेशन में जीरो हो जाएगा। तो यहां से क्या आ रहा है, यहां से आ रहा है टी डैश विच इज टेंशन इन द स्प्रिंग बैलेंस इज 2t एंड t इज 4.4 t क्या आ रहा है 2.2g, तो 2 से गुना हो जाएगा तो 4.4g हो जाएगा। यानी स्प्रिंग बैलेंस जो मेजरमेंट करेगा वही केजी में दिखाता है, उसका स्केल केजी में होता है। 4.4g का मतलब हो गया 4.4 kg, 4.4 kg शो करेगा, 4.4 kg शो करेगा। हाँ ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को तुम चाहो तो नॉन यूनिवर्सल फ्रेम में ऑब्जर्वर लेके भी कर सकते हो। जैसे अभी हमने ऑब्जर्वर यहां लिया है, ये ऑब्जर्वर बाहर है, रोड पे खड़ा है, ठीक है, तो ये ऑब्जर्वर रोड पे खड़ा है। एक सेकंड, ये हाँ, मॉनिटर जो है ना इसका फुटेज में आ जाता है ब्लू, वही ऑफ करना है, कर दिया हमने। हाँ, हम क्या बोल रहे थे, अभी हमने ऑब्जर्वर बाहर लिया है, यूनिवर्सल ऑब्जर्वर लिया है। आप चाहें तो ऑब्जर्वर को लिफ्ट के अंदर भी ले सकते हैं, बट फिर स्टोरी थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। ये O1 है, हमने एक O2 ऑब्जर्वर अंदर ले लिया। अगर ऑब्जर्वर O2 अंदर ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर है, क्योंकि वो लिफ्ट के अंदर है, तो लिफ्ट का मोशन को इनहेरिट करेगा, और चूंकि लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है तो ये ऑब्जर्वर भी ऊपर की तरफ एक्सीलरेट हो जाएगा, है ना। तो ऑब्जर्वर नॉन यूनिवर्सल फ्रेम में आ गया ना, तो इसको नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर बोलेंगे। लेकिन इसका ऑब्जर्वेशन क्या होगा, ये क्या ऑब्जर्व करेगा, चूंकि ये लिफ्ट के फ्रेम में है तो लिफ्ट का सारा मोशन को इनहेरिट करेगा, तो लिफ्ट को रेस्ट पे पाएगा। हम लोग भी लिफ्ट में होते हैं तो लिफ्ट को रेस्ट पे ही पाते हैं ना, लिफ्ट को रेस्ट पे ही पाते हैं। सो फॉर हिम लिफ्ट इज एट रेस्ट, ये बॉडी ऊपर जाएगा, ये बॉडी नीचे आएगा, लेकिन लिफ्ट ये एक्सेलरेशन वो नहीं देख पाएगा ये एक्सेलरेशन वो नहीं देख पाएगा, ठीक है। यानी इसका ऑब्जर्वेशन थोड़ा सिंपल है, लेकिन एक बहुत बड़ा चीज है यहाँ पे लेकिन ये चूंकि नॉन यूनिवर्सल है तो इसका ऑब्जर्वेशन के ऊपर हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ नहीं लगा सकते। इसका ऑब्जर्वेशन को फोर्स के साथ न्यूटन सेकंड लॉ यूज करके हम लोग कोरिलेट नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन क्या होगा, when you want to correlate the observation made by non-universal observer with the forces using Newton's second law, then in that case जिस भी बॉडी पे आप न्यूटन सेकंड लॉ लगाना चाहते हैं नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग, उस बॉडी के फ्री बॉडी डायग्राम में एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। अगर आप इनके इक्वेशंस को नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग लिखना चाहते हैं, नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर का ऑब्जर्वेशन क्या है, ये g/10 को नहीं देख रहा है, ये सिर्फ 1.5 kg को ऊपर जाता हुआ देखेगा, उसी एक्सेलरेशन से 3 kg को नीचे आता हुआ देखेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली O2 एक नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर है, तो O2 के ऑब्जर्वेशन को हम लोग फोर्सेस के साथ न्यूटन सेकंड लॉ यूज करके कोरिलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए लेकिन अगर एक जुगाड़ हम लोग लगा दे इसमें, देन इन दैट केस हम लोग O2 का ऑब्जर्वेशन भी न्यूटन सेकंड लॉ को यूज करके कोरिलेट कर सकते हैं फोर्स के साथ। वो जुगाड़ क्या है, वो जुगाड़ सूडो फोर्स है, जुगाड़ सूडो फोर्स है। आपको O2 के अकॉर्डिंग जिस भी बॉडी का इक्वेशन लिखना है न्यूटन सेकंड लॉ यूज करके, उस बॉडी के फ्री बॉडी डायग्राम में एक स्मॉल मॉडिफिकेशन करना होगा। व्हाट विल बी दैट स्मॉल मॉडिफिकेशन, apart from all the real force acting on that body, you have to apply a pseudo force also। वो pseudo force क्या होगा, वो pseudo force जो लगाएंगे आप इन बॉडीज पे, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा that will be equal to mass of this body, जिसका इक्वेशन लिखना चाहते हैं, ठीक है, जिस पे लगाना चाहते हैं, mass of that body into acceleration of the frame of non-universal observer, into acceleration of the frame of non-universal observer। तो ये non-universal observer का फ्रेम कितना एक्सेलरेट कर रहा है, g/10 से ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। और सूडो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, दैट इज इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर। सूडो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर। तो यहां फ्रेम ऑफ नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर क्या है, लिफ्ट इज गोइंग अप, तो सूडो फोर्स जो आप लगाएंगे इस पे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे, ठीक है। और सूडो होगा कितना, mass of the body into acceleration of the frame of non-universal observer। यहां क्या हो जाएगा 3 into, अब तो ये वाला तो नहीं होगा ना, अब ये तो
G+10 नहीं है, O2 जो है, O2 जो है इसके अंदर जो एक्सेलरेशन देख रहा है वो A दिख रहा है अपवर्ड, इसके अंदर A डाउनवर्ड दिख रहा है। तो क्या आ जाएगा, स्टूडेंट 3 इंटू G/10। ठीक, एक बार ये इक्वेशन एक बार आप लिख देते हैं, ये आपका सूडो फोर्स लगा लेते हैं, तो सूडो फोर्स लगाने के बाद अब आप O2 का जो ऑब्जर्वेशन है 1.5 kg या 3 kg के मास के लिए, उस ऑब्जर्वेशन को न्यूटन सेकेंड लॉ से आप कोरिलेट कर सकते हैं। O2 का क्या ऑब्जर्वेशन है, 1.5 kg गोइंग अप विथ A, सो व्हाट इज नेट फोर्स इन अपर डायरेक्शन, T माइनस 1.5g minus 1.5g by 10, that is net force in upward direction equals to 1.5 A। 3 kg क्या हो रहा है, 3 kg नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है, नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। सो व्हाट इज नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन फॉर 3 kg, 3g plus 3g by 10 minus t equals to 3a। ये इक्वेशन हो जाएगा जो O2 के ऑब्जर्वेशन को न्यूटन सेकेंड लॉ के थ्रू फोर्स के साथ कोरिलेट कर रहा है। अब आप खुद देख लीजिए, ये इक्वेशन देख लो और जो यहां इक्वेशन लिखे हैं वो देख लो और कंपेयर कर लो। कोई अंतर दिख रहा है तुमको? आर यू एबल टू सी एनी डिफरेंस? द इक्वेशंस आर मैथमेटिकली सेम एंड इट हैज टू बी, इट हैज टू बी, तभी जुगाड़ कामयाब होगा ना। मतलब अलग अलग आंसर नहीं हो सकता है ना जी, कोई भी चीज का एक्सेलरेशन दो तो नहीं हो सकता है, समझ रहे आप? तो आंसर सेम है, इक्वेशन सेम है, द इक्वेशंस आर सेम, तो द आंसर हैज टू बी सेम, राइट? तो आपके पास ऑप्शन है ऑब्जर्वर चूज करने का। अगर इनर्शियल ऑब्जर्वर लेते हैं, यू डोंट नीड टू अप्लाई सूडो फोर्स। अगर नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर लेते हैं, लिफ्ट के अंदर ऑब्जर्वर लेते हैं, यू हैव टू अप्लाई सूडो फोर्स। आपको सूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। उस केस में आप नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर का ऑब्जर्वेशन भी फोर्स के साथ न्यूटन सेकेंड लॉ यूज करके कोरिलेट कर सकते हैं। दिस ऑल योर विश, वेदर यू वांट टू डू द क्वेश्चन एज पर द ऑब्जर्वेशन मेड बाय इनर्शियल ऑब्जर्वर और you want to do the question as per the observation made by non-inertial observer, is your discretion। ये आपका इच्छा है, आप स्वतंत्र हैं ऑब्जर्वर को चूज करने के लिए। तो एक बार ऑब्जर्वर चूज कर लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग फिर सवाल करना। अगर इनर्शियल ऑब्जर्वर लेते हैं, आप उसके ऑब्जर्वेशन को न्यूटन सेकेंड लॉ यूज करके फोर्स के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। अगर आप नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर लेते हैं, देन यू कैन नॉट कोरिलेट द ऑब्जर्वेशन मेड बाय नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर विथ फोर्स यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ unless you apply, you make a small modification, unless you make a small modification, and that a small modification will be in terms of pseudo force. Pseudo force is not at all needed if you want to do the question as per the inertial observer। ठीक, I hope you understand। आगे चलते हैं, देखिए क्या बोल रहा है। A block of 2 kg is suspended from the ceiling using a massless spring of spring constant K equals to 100 Newton per meter. What is the elongation of the spring? इसमें है क्या? तो इजी सवाल है। दो kg का बॉडी है, ठीक है। मान लो x is the extension in the spring, let x be the, थोड़ा सा इसमें लगे एक अजम्पशन है, चलो ठीक है बताते हैं। व्हाट इज द फ्री बॉडी डायग्राम? किससे किससे इंटरेक्ट कर रहा है? अर्थ के साथ और स्प्रिंग के साथ, ठीक है। स्प्रिंग इलोंगेट होगा, मान लो x इज द इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, so kx is going to be the force with which the spring is going to pull the body in upward direction। अब यहाँ पे एक चीज समझो आप कि जैसे मास को हैंग किया और उसको धीरे 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 नीचे ला रहे हैं, तब तो सब कुछ इक्विलिब्रियम में रहेगा। लेकिन इसको बिल्कुल झटके से छोड़ देंगे तो वो क्या करेगा, अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन रीच करने के बाद भी इनर्शिया की वजह से नीचे चला जाएगा। बट वो केस आएगा तुम्हारा SHM में। तो अभी हम मान के चल रहे हैं कि ये जो हैंग किया है ना, तो झटके से नहीं छोड़ा है, धीरे 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 लाके उसको नीचे तक इलोंगेशन जब kx हो जाए सच दैट दिस
के एक्स माइनस 2g इज 0, ठीक है। तो मतलब ये केस तभी होगा जब हम लोग स्प्रिंग मतलब इसको झटके से नहीं रिलीज करें, धीरे 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 प्यार से इसको लेते आ रहे हैं। स्प्रिंग में इलॉन्गेशन के एक्स हो गया सच दैट के एक्स इज इक्वल टू इट्स वेट, और वहाँ पे जाके हमने प्यार से उसको छोड़ दिया, मतलब इक्विलिब्रियम में सब कुछ है। उस केस में एक्सटेंशन हम लोग, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ होगा, ठीक है, क्योंकि ये अभी तो एसएचएम वाला केस आया नहीं है। तो झटके से छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये नीचे जाएगा और उसके बाद फिर ओवरशूट कर जाएगा अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन को, ऑसिलेट करने लगेगा, ठीक है। सेक्स विल बी 2g/k एंड जी को अगर 10 मान लें तो मतलब 1/5 मीटर, मतलब 20 सेंटीमीटर हो गया ना, 20 सेंटीमीटर। हम अज्यूम कर रहे हैं कि बहुत प्यार से स्प्रिंग को नीचे ला रहा है बंदा, ठीक है। 0.2 मीटर। अब क्या कर रहा है, 1 kg को फर्दर ऐड कर दिया, फर्दर एडेड टू द ब्लॉक, इसमें 1 kg और ऐड कर दिया। तो अब फिर हम अज्यूम कर रहे हैं कि उसको बहुत प्यार से 1 kg ऐड करके ना धीरे 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 नीचे ला रहे हैं और उसको छोड़ देना है। झटके से छोड़ेंगे तो अपना इक्विलिब्रियम रीच करेगा, उसको ओवरशूट कर जाएगा, सच एसएचएम होने लगेगा। तो मान के चलेंगे प्यार से उसको फिर से धीरे धीरे, तो फर्दर इलॉन्गेशन पूछ रहा है। तो अगर मान लो टोटल इलॉन्गेशन निकाल लेते हैं, अगर 3 kg हो जाएगा तो यहाँ पे जाके इक्विलिब्रियम में आएगा। सो एक्स विल बी 3g/k, sorry, k is 100 Newton, so this will be 0.3 मीटर, राइट। यहाँ 0.2 मीटर हो गया। तो फर्दर इलॉन्गेशन क्या होगा, फर्दर इलॉन्गेशन 0.1 मीटर हो जाएगा। मतलब 0.2 मीटर पहले था, 1 kg और ऐड कर दे 0.3 मीटर हो गया, ठीक है। 0.3 मीटर मतलब 0.1 मीटर फर्दर इलॉन्गेशन हो गया। फर्दर इलॉन्गेशन है 0.1 मीटर, फर्दर इलॉन्गेशन है 0.1 मीटर, ठीक है, ओके। But there is assumption that we are keeping this body in equilibrium and we are just slowly moving it downward so that elongation जो spring force है वो mg के बराबर हो जाए। If you release it with all of a sudden, then it will go and then it will overshoot the equilibrium position. Elongation, maximum elongation would be higher. Okay. ये देखिए, suppose ceiling of the previous problem is that of elevator which is going up with the acceleration 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये सीलिंग है, ये पूरा एलिवेटर में है, ये पूरा एलिवेटर, सीलिंग इज एलिवेटर, और ये कितना से जा रहा है भाई, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो उस केस में ये भी एक्सेलरेट करेगा, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। फाइंड द इलॉन्गेशन, फाइंड द इलॉन्गेशंस। तो अब आप एक्सेलरेशन, मान लो ऑब्जर्वर यहाँ बाहर है, इनर्शियल ऑब्जर्वर लेते हैं, तो नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन इज व्हाट, kx minus 2g equals to mass into acceleration. Mass is given to you, a दिया हुआ है आपको 2, है ना। तो kx is, so x is, a आपको 2 मीटर पर सेकंड दे रखा है, तो 10 और 2 12 हो जाएगा, और k क्या है, k 100 है ना। ठीक है, 24/100 मतलब 0.24, और उस केस 0.34 हो जाएगा, 1 kg और ऐड करोगे तो 0.34 हो जाएगा। 0.34 नहीं, 0.36, ठीक है, ये 0.24 हो जाएगा। अब फर्दर इलॉन्गेशन जब होगा तो ये 2 के जगह पे 3 हो जाएगा, 0.34 नहीं है, 0.36 मीटर हो जाएगा। यानी ये इलॉन्गेशन शुरू में रहा, और जब 1 kg और ऐड कर देंगे तो 0.36 मीटर हो जाएगा। मतलब फर्दर इलॉन्गेशन 0.36 माइनस 0.24 0.12 हो जाएगा। दैट विल बी द फर्दर इलॉन्गेशन। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। पहले भी इसी टाइप का था क्वेश्चन, तो ये हो गया हम लोग का, ठीक है।
ये देखिए, आई थिंक मेरे ख्याल से 2-3 क्वेश्चन और होगा, 2 क्वेश्चन और है। Yes. थोड़ा लंबा हो रहा है वीडियो, नहीं कोई नहीं, जल्दबाजी नहीं मचाना हम लोग को, धीरे धीरे करना। The force of buoyancy exerted by atmosphere on a balloon is B in upward direction and remain constant. The force of air resistance on the balloon act opposite to the direction of velocity and proportional to it. अच्छा, जो air resistance है, the force applied by air resistance BV, where B is constant and V is the velocity. अच्छा, balloon carries a mass of m and is found to fall down near the Earth's surface with constant velocity. ठीक, how much mass should be removed from the balloon so that it may rise with constant velocity v? ओके, ये बलून है, बलून का मास मान लो कैपिटल एम है, ठीक, और ये जो है नीचे के डायरेक्शन में v वेलोसिटी से आ रहा है। एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं है, देयर इज नो एक्सेलरेशन। किससे किससे इंटरैक्ट कर रहा है? अर्थ के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, बुओयंट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, बुओयंट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। बुओयंट फोर्स क्या होता है? बुओयंट फोर्स इज बेसिकली, मतलब बुओयंट फोर्स इज बेसिकली, बुओयंट फोर्स आप पढ़ेंगे आगे, बुओयंट फोर्स पहले भी पढ़े हैं आप, बचपन में भी पढ़े हैं आप लोग। बुओयंट फोर्स क्या होता है? जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया, ये बलून जितना एयर का वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है, मान लो एयर का वॉल्यूम डिस्प्लेस किया, तो एयर क्या था? नाइट्रोजन था, ठीक, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का जो भी मिश्रण हुआ। अब बलून के अंदर एक लाइट गैस भर देते हैं हम लोग, बलून के अंदर लाइट गैस भर देते हैं, मान लो V इज द वॉल्यूम ऑफ द बलून, ठीक है, तो इफ रो इज द डेंसिटी ऑफ एयर इट डिस्प्लेसेस into V will be the mass of air displaced by the balloon minus mass of the air which is inside balloon। मान लो ये रो हो गया एयर का, ठीक है, रो एयर लिखो, और जो बलून के अंदर गैस है वो मान लो सिग्मा जी है, ठीक है, तो इतना वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस किया और उसके जगह पे इतना वेट ऑफ गैस से रिप्लेस कर दिया, तो इनका जो डिफरेंस है ना वो बुओयंट फोर्स होता है, ठीक है, डिफरेंस है वो बुओयंट फोर्स हो जाता है। यानी बाद में पढ़ेंगे आप लोग, अभी तो दे रखा है बी इज द बुओयंट फोर्स, बी इज द बुओयंट फोर्स। अब वेलोसिटी डाउनवर्ड है तो ऑफ कोर्स एयर रेजिस्टेंस जो लगेगा वो अपवर्ड लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली दे रखा है कि जो एयर रेजिस्टेंस है वो ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है। If a balloon is going down in downward direction, then air resistance will be in upward direction. और चूंकि constant velocity है तो acceleration 0 है, so net force acting on the balloon is 0. So net force acting on the balloon is what? B plus BV equals to mg. ठीक है, ओके। अब बोल रहा है कि हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड, कितना मास रिमूव करेंगे ताकि बलून जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाने लगे। कितना मास रिमूव करोगे ताकि बलून जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगा। मतलब मान लो मास m था पहले, अब डेल्टा m मान लो रिमूव कर लिया हमने, या डेल्टा कैपिटल M रिमूव कर लिया, इतना मास ने रिमूव कर लिया, ठीक है, तो अब उस केस में फ्री बॉडी डायग्राम क्या बन जाएगा? You have m minus buoyant force, तो अपवर्ड ही लगेगा, ठीक है, ग्रेविटी के ऑपोजिट होगा, और हम कह रहे हैं कि बलून अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगे। कितना मास इसमें से हटाओगे बलून में से ताकि बलून अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगे, उस केस में जो रेजिस्टिव फोर्स है एयर रेजिस्टेंस डाउनवर्ड हो जाएगा, एंड स्टिल बलून इज इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से अपवर्ड जा रहा है, मतलब एक्सेलरेशन 0 है, सो नेट फोर्स ऑन द बलून इज अगेन 0, सो B माइनस नेट फोर्स ऑन द बलून इज हाउ मच, मतलब इक्वल टू mg लिखो या माइनस mg इक्वल टू 0 लिखो, एक ही बात है, हमारा जो शुरू से हम लोग आदत है वही फॉलो करें। नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन इज दिस, है ना, this is total force in upward direction minus total force in downward direction is net force in upward direction, that is 0. यहाँ भी net force in upward direction is 0, because बलून कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। एंड ठीक,
ओके, अब अगर हम लोग जोड़ दें इसको तो क्या आ जाएगा, 2b हमें क्या निकालना है, डेल्टा एम निकालना है, एंड हियर वी हैव व्हाट, 2mg plus, so what is delta m? Delta m is 2mg, that is twice of m, अच्छा ये माइनस होगा, इतना मास रिमूव करना पड़ेगा भाई, ये डेल्टा एम आ जाएगा, दिस मच मास हैज टू बी रिमूव्ड, इतना मास आपको रिमूव करना पड़ेगा तब जाके इसका वेलोसिटी पलट जाएगा, ठीक, सही है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। रेजिस्टिव फोर्स जो है वो वेलोसिटी का अपोजिट डायरेक्शन में है, रेजिस्टिव फोर्स जो है ना, वो जो एयर रेजिस्टेंस का एयर रेजिस्टेंस जो है वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है। B इज द डैम्पिंग कांस्टेंट, B जो है वो कांस्टेंट है। ओके, लेट्स सी दिस क्वेश्चन, an empty plastic box of mass m is found to accelerate up at the rate of g/6 when placed deep inside water। अच्छा, empty plastic box जब प्लेस करोगे तो ऑफकोर्स उस पर भी एक buoyant force लगेगा। How much sand should be placed inside the box so that it may accelerate with, अच्छा accelerate down with g/6। empty plastic box क्यों एक्सीलरेट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन, वो इसलिए एक्सीलरेट कर रहा है कि आपने वाटर हटा के एयर से उसको जो जितना रीजन ऑक्यूपाई कर रहा है, जितना रीजन ऑक्यूपाई कर रहा है वहाँ पे एयर आ गया ना, मतलब buoyant force इज व्हाट, द डिफरेंस इन द वेट विच यू हैव, मतलब पहले वाटर होता है, वाटर का मान लो ये वेट होता, ठीक है, अभी उसमें एयर भर दिया, बलून मतलब प्लास्टिक बॉक्स में वाटर हटा के एयर ही आ गया ना, तो एयर मान लो ए है इतना इंटू वी, ये डिफरेंस ऑफ मास हो गया, ये buoyant फोर्स लग जाएगा ना, ठीक है। अच्छा, कि रो ऑफ वाटर रो ऑफ एयर से बड़ा है इसलिए buoyant फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो अभी प्लास्टिक बॉक्स से सपोज करो, प्लास्टिक बॉक्स है, अब इस पे जो हम लोग रो ऑफ एयर how much sand should you put inside so that it may accelerate down with g/6। अभी क्या है कि एयर भरा हुआ है, इसमें एयर भरा हुआ है, इसमें अभी एयर भरा हुआ है, एयर का डेंसिटी को अगर हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि वाटर का डेंसिटी तो बहुत ज़्यादा है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, मतलब 1000 kg पर मीटर क्यूब हो जाएगा ना, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, हाँ, मतलब वाटर का रो ऑफ वाटर इज वेरी लार्ज कंपेयर टू रो ऑफ एयर, राइट। सो इफ आई नेग्लेक्ट दिस देन इन दैट केस फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करो इसका, एक तो इसका प्लास्टिक का बॉक्स का अपना मास होगा, ये mg हो गया, अर्थ के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, एक buoyant फोर्स लगेगा, वो buoyant फोर्स क्या होगा, रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू वॉल्यूम, रो ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम इंटू जी, ठीक है, और ये तुम्हारा अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है g/6 से, तो नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन है रो ऑफ वाटर वॉल्यूम इंटू जी माइनस mg, m is the mass of the mass of what, mass of plastic box, ठीक। अब क्या किया, ये प्लास्टिक बॉक्स में हमने सैंड भर दिया, प्लास्टिक बॉक्स में हमने सैंड भर दिया, ठीक। अब इसमें क्या हो जाएगा, पहले जो प्लास्टिक बॉक्स का मास था, पहले जो प्लास्टिक बॉक्स का मास था वो m था, अब मान लो मास ऑफ सैंड कैपिटल M है, ये हो गया वेट, मतलब जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अर्थ है इसको पुल करेगा। अब buoyant फोर्स कितना हो गया जी, buoyant फोर्स तो वही रह गया रो WVG, ठीक है। तो
अब क्या हो रहा है, अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है g/6। सो नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन हाउ मच, m + mg माइनस वाटर का डेंसिटी vg, बॉयंट फोर्स जो भी है, इक्वल टू mg/6। ठीक, जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे तो क्या बनेगा आपका, mg बॉयंट फोर्स कट जाएगा, इक्वल्स टू mg/6 मतलब 2mg/6, यानी mg/3, यानी द मास विच हैज टू बी पुट इज m/3, मतलब मास ऑफ सैंड विच हैज टू बी पुट इनसाइड इज mass of the plastic box upon 3। कुछ एरर हो गया है इसमें, इसका आंसर ना मैच नहीं कर रहा है। आंसर में जो दिया हुआ है m इज 2m/5, चेक करिए कहाँ एरर है। पहला का इक्वेशन तो ये लिखा गया, ठीक है, बॉयंट फोर्स माइनस mg इज मास इनटू एक्सेलरेशन। दूसरे का बॉयंट फोर्स ऊपर ही लग रहा है, वेट नीचे लग रहा है, एक्सेलरेशन नीचे। अच्छा, यहाँ एरर हो रखा है यार, ये जो लिखा है ना ये गलत लिखा है। अब चूंकि मास m नहीं है, अब जो मास है m + m हो गया है, तो इसको ना इसके जगह पे ये लिखा है, समझ गए। मास बढ़ गया ना, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, एग्जिस्टिंग मास इंटू एक्सेलरेशन होगा ना, तो एग्जिस्टिंग मास जो है कैपिटल M + स्मॉल m है। हाँ, अब हो जाएगा। देखिए क्या लिखाएगा, जोड़ दीजिए, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा mg इक्वल्स टू m + 2m इंटू g/6। तो g कट जाएगा और ये 6m इधर आ जाएगा, यानी कैपिटल M इज मास विच हैज टू बी एडेड इज 2m/5। ऐसी में का कोई भी आंसर गलत नहीं है, ठीक है, गलती हम लोग को यहाँ ढूंढना पड़ेगा। सो द एडिशनल मास विच हैज टू बी एडेड इज 2m/5, एडिशनल मास विच हैज टू बी एडेड इज 2m/5। क्लियर है, इज इट वेरी क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा, ये हो गया, तो 11 से 20 तक का हम लोग को क्वेश्चन करना था इस वीडियो में, वो हम लोगों ने कर लिया। वी हैव डन क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन 11 टू क्वेश्चन 20। नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे हम लोग वो क्वेश्चन नंबर 21 to 30 करेंगे क्वेश्चन। सब 42 क्वेश्चन टोटल है, तो 2 वीडियो और बनेगा इस चैप्टर पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 to 30 वी विल डू इट नेक्स्ट वीडियो। ओके, टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए गुड डे।